सभी दर्शकों को मेरा एक बार फिर नमस्कार। आज मुझे मौका मिला मथुरा में इस्लामिया इंटर कॉलेज में आने का, और मैंने बहुत रिक्वेस्ट करी। मेरे साथ हैं वकील एहसान तबीब साहब। उनसे मैंने रिक्वेस्ट करी कि मुझे इस्लामिया इंटर कॉलेज के बारे में अपने दर्शकों को बहुत कुछ बताना है। इस कॉलेज ने मथुरा को बहुत कुछ दिया है, शिक्षा जगत में बहुत बड़ा काम किया है। तो इसी के संदर्भ में मेरी बहुत दिनों से इच्छा थी, आज मुझे मौका मिला यहाँ आने का। तो सबसे पहले तो मैं अपने सभी मेहमानों से आपका परिचय करा दूं, अपने दर्शकों का। सर, आप सभी लोगों को IYS टीवी में स्वागत है। आप लोगों ने मुझे समय दिया। मेरे साथ हैं इस्लामिया इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल साहब साजिद इकबाल, और दूसरे नंबर पर वकील साहब एहसान ताबिश, कुश कुमार सिंह, डॉक्टर अंकित अग्रवाल, ऑर्थोपेडिक्स। तो ये चारों ही लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज इस टाउन हॉल ब्रॉडकास्ट में। प्रिंसिपल साहब, मैं आपसे सबसे पहले पूछूंगा, आजकल हमारी टीम एक मिशन पे काम कर रही है, मुस्कुराता भारत। तो जहां तक मुस्कुराहट की बात है, तो किसी के भी जीवन की मुस्कुराहट जो शुरू होती है वो कहीं ना कहीं शिक्षा जगत का उसमें बहुत बड़ा योगदान होता है। सबसे बड़ी बात मुझे आज यहाँ आके ये लगी कि इस स्कूल के संस्थापक जो रहे, सबसे पहले तो मैं उनको प्रणाम करता हूँ और आपसे चाहूँगा कि उनके बारे में दो शब्द बताएं। देखिए, हमारे इस्लाम इंटर कॉलेज के जो संस्थापक थे वो डॉक्टर शहाबुद्दीन साकिब साहब थे। उस समय ये बहुत छोटी शाखा थी, जिस समय 1962 में इसकी स्थापना उन्होंने करी। तो चंद बच्चे थे और कुछ एक दो टूटी फूटी क्लासेस वगैरह थी, और प्राइमरी लेवल पर ये कॉलेज चलता था। उसके बाद उन्होंने ये महसूस किया कि भाई मुस्लिम समाज में शिक्षा की बेहद कमी है, और शिक्षा की कमी के चलते हुए ये बैकफुट पे जा रहे हैं। कोई अचीवमेंट हासिल नहीं कर पा रहे हैं, बातचीत करने का तरीका नहीं आ पा रहा है, तहजीब नहीं आ पा रही है। तो कहीं ना कहीं जब उन्होंने ये महसूस किया कि हम पीछे जा रहे हैं, तो उन्होंने इसका जो सर्वे किया या अपने आप में ये महसूस किया कि हमारे अंदर तालीम की कमी हो रही है। तो उसको दृष्टिगत रखते हुए उन्होंने मुस्लिम समाज के लिए इस कॉलेज की स्थापना करी, ताकि यहाँ पर जो गरीब तबके के लोग हैं, वंचित समाज के लोग हैं, वो यहाँ आएँ, तालीम हासिल करें और कहीं ना कहीं अपना समाज में अपना एक स्थान बनाएं। सर, आप इसी स्कूल में पढ़े हुए हैं और आज आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो मैं आपसे कहूँगा शिक्षा का सार्वजनिक जीवन में कितना महत्व होता है? आपको क्या लगता है कि हमारे समाज में शिक्षा कितना सुधार ला रही है और ला सकती है? देखिए, मैं ये कहूँगा कि शिक्षा के बिना जीवन अधूरा है। अगर मानव जीवन में से एक शिक्षा को निकाल दिया जाए तो मेरी निगाह में वो इंसान ही नहीं, क्योंकि जानवर में और इंसान में अगर कोई फर्क पैदा करती है तो वो हमारी शिक्षा, वो हमारी तालीम पैदा करती है। सारे काम जानवर करता है, लेकिन उसमें एक तालीम की कमी होती है, संस्कारों की कमी होती है, तहजीब की कमी होती है, उसका एक टाइम टेबल नहीं होता है। लेकिन इंसान का एक टाइम टेबल है। हमारे मुस्लिम समाज में भी अशरफुल मखलूकात माना जाता है इंसान को, यानी जो इंसान है वो बेस्ट क्रिएशन ऑफ गॉड। और बेस्ट क्रिएशन ऑफ गॉड कैसे होगी? जब वो तालीम हासिल करेगी और समझेगी, नैतिक मूल्यों का विकास आएगा उसके अंदर, सामाजिक मूल्य भी आएंगे उसके अंदर कि समाज में मेरा स्थान क्या है, मुझे समाज के लिए क्या काम करना चाहिए, मेरी जिम्मेदारियां क्या है, परिवार के प्रति क्या है, समाज के प्रति क्या है, राष्ट्र के प्रति क्या है। जिस विकसित भारत का सपना हम देख रहे हैं, जब तक हमारे यहाँ का बच्चा शिक्षा को हासिल नहीं करेगा, अपने मकाम को हासिल नहीं करेगा, अपने अचीवमेंट्स को हासिल नहीं करेगा, तब तक हम विकसित भारत नहीं बना सकते, विश्व गुरु नहीं बन सकते। तो मेरा मानना है कि अगर हमें विश्व गुरु बनना है तो हर बच्चे को, हर पिछड़े हुए समाज के लोगों को एक प्लेटफार्म पर लाके उनको शिक्षा को देना ही होगा। वकील साहब, आप न्याय के उस मंदिर से जुड़े हुए हैं जहां उस अदालत को मंदिर भी कहीं ना कहीं कहा जाता है। आपको क्या लगता है कि अदालतों में इतने सारे केस चलते हैं, कहीं ना कहीं शिक्षा की कमी है लोगों में? अशिक्षा की वजह से बहुत सारी चीजें, हम अगर शिक्षा उन लोगों को दे दें तो दूर हो सकती हैं समस्याएं। नहीं, अदालती जो बहुत सारे केसेस जमा हैं वो एक अलग समस्या है, तो क्योंकि मुकदमेबाजी तो शिक्षित लोग भी करते हैं।
लेकिन हाँ, शिक्षित लोग अपने अधिकारों के प्रति ज्यादा जागरूक रहते हैं। उन्हें मामलों को निपटाने में भी समझ पैदा होती है। तो शिक्षित होने के बाद आदमी को उसके परिणाम की भी जानकारी होती है, अदालतों के सिस्टम को भी वो आसानी से समझ पाता है। और वैसे तो जीवन में बिना शिक्षा जो है दिमागी ग़िज़ा है। आदमी के दिमाग को, जैसे पेट को भोजन चाहिए, तो शिक्षा मस्तिष्क के लिए जरूरी। हम शिक्षित होने के बाद दिमाग हमारा काम करता है, अपनी समस्याओं के समाधान को भी, निर्णय लेने में हमको सक्षम बनाता है। तो शिक्षा तो जीवन के हर क्षेत्र में बेहद जरूरी है। मुस्कुराते भारत के लिए वकील साहब क्या लगता है आपको, शिक्षा और कितनी जरूरी है कि देश और तेजी से मुस्कुराए? देखिए, मुस्कुराते भारत के लिए, विकसित भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण यही है कि शिक्षा नंबर 1 पे प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए सरकार की भी और पेरेंट्स की भी और प्रत्येक भारतवासी की। उसे ये समझ आना चाहिए कि शिक्षा के बिना जीवन में खुशहाली नहीं है। वकील साहब, कोई शायरी आपको याद हो? आप तो खानदानी शायर भी रहे हैं, फादर भी आपके शायरी किया करते थे। शायर थे, मुझे कोई उनकी तो शेर याद नहीं है, लेकिन ये है कि आपका तो ये प्रोग्राम है, इसको देख के ही याद आ जाता है। तो राज कपूर की पिक्चर का गाना, किसी की मुस्कुराहटों पर हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, जी, जीना इसी का नाम है। बहुत अच्छा। वकील साहब, आपसे मैं कुछ पूछना चाहूंगा। आप ग्रामीण अंचल में रहते हैं और वहां से शहर में अपनी वकालत की प्रैक्टिस करने आते हैं। कितना जरूरी है ग्रामीण शिक्षा? क्या आपको लगता है? हजारों लोगों को आप आते हुए देखते हो और जब आप वापस जाते हो फिर भी हजारों लोगों को देखते हो। आज भी हमारे समाज में कहीं ना कहीं लगता है हमको कि शिक्षा की कमी है। क्या शिक्षा कितनी जरूरी है अभी ग्रामीण जीवन के लिए? सबसे पहले तो मैं IYS टीवी चैनल को धन्यवाद देता हूँ और नववर्ष तो 1 महीना निकल गया, उसकी भी शुभकामनाएं दे सकता हूँ। बसंत आने वाला है, उसकी भी बधाइयाँ आपको। शिक्षा एक मूलभूत आवश्यकता है जो व्यक्ति को संस्कारित करती है और शिक्षित होने के बाद व्यक्ति के ऊपर राष्ट्रीय दायित्व ही नहीं बढ़ता है, पारिवारिक दायित्व भी बढ़ता है। हम कहीं ना कहीं पारिवारिक दायित्वों से बिछड़े। हमको उस तरह की जो शिक्षा अभी चर्चा हो रही थी, आदरणीय कह रहे थे कि नैतिक शिक्षा प्रभावी होनी चाहिए। हम सब जिस एज के हैं, सब ने नैतिक शिक्षा के पाठ पढ़े हैं अपने अपने दौर में। तो नैतिक शिक्षा आज की शिक्षा से बाहर हो गई। कहीं कोई चैप्टर दिखाई नहीं देता नैतिक शिक्षा के नाम पर, जबकि वो बहुत बड़ी आवश्यकता है। एक अलग से पीरियड लगा करता था, 8वां पीरियड जो होता था इसी के ऊपर होता था, नैतिक शिक्षा के ऊपर। नैतिक शिक्षा के ऊपर। तो अब हम देखते हैं कि आज फलाना किसी महापुरुष की जयंती है, किसी का क्या है, किसी के और कार्यक्रम होने, तो विद्यालय बंद हो जाते हैं, सरकारी संस्थाओं की छुट्टियां हो जाती हैं, हॉस्पिटल तक छुट्टी होती है, OPD चलना लगवाता है। तो मेरे विचार ये है कि छुट्टी नहीं होनी चाहिए विद्यालय जी, क्योंकि वो शिक्षा का मंदिर है जी। और हमको लगातार हर व्यक्ति को हर स्तर की शिक्षा देने की आवश्यकता है। जिस व्यक्ति का जन्मदिन है, जिस महापुरुष का हम जन्मदिन मना रहे हैं, उसके विषय में हम बच्चों को इकट्ठा करके चर्चा करें, उसके चरित्र के बारे में उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा बता सके, तो हम उनको ठीक से समझ पाएंगे। बनस्पत उनके जो हमको मंच पे खड़े होकर उनके विषय में बताना चाहते हैं जी। उनका प्लांट हो सकता है, प्लांटेड लेक्चर हो सकता है, लेकिन अध्यापक जो उन विषय के उन लोगों के विषय में बताएगा वो एक मूल चीज़ है, उससे हम सीख सकते हैं। और हम ग्रुप के लोगों ने सब ये सब सीखा है। उस समय चलता था ये, मैं गांव से आता हूँ, करीब 15-20 किलोमीटर की यात्रा होती है, तो मैं ज़्यादातर दुखी आवागमन से होता हूँ। बहुत अच्छा, परिवहन के विषय, बहुत अच्छा, बहुत लोग आगे इधर से उधर गाड़ियाँ चलाते, लोगों में एक परंपरा बन गई है कि वो अपने ट्रैक को नहीं छोड़ता है। जो हाई स्पीड वाली लाइन है ओवरटेक के लिए बनी है, उससे ओवरटेक कोई करता नहीं है। उधर बाइक वाले चल रहे हैं, टेम्पो वाले चल रहे हैं, रिक्शा वाले चल रहे हैं, साइकिल वाले चल रहे हैं, कुछ पैदल चल रहे हैं। तो बड़ी बड़ी गाड़ियां वाले जो लग्जरी गाड़ियां चला रहे हैं, उनको गाड़ियां चलाने का सलीका है। तो शिक्षा का भी अभाव है, नैतिकता का भी अभाव है, वो रॉन्ग साइड निकालते हैं गाड़ी, बहुत अच्छा। इसके फलस्वरूप एक्सीडेंट हो जाते हैं। मैं इससे बड़ा आहत होता हूँ। शिक्षा का तो अभाव है ही,
नैतिक जिम्मेदारी की भी कमी है। बहुत कमी है, इसका एक पीरियड अलग से हाँ, लोगों को हम इस लोग विषय में गवर्नमेंट को अधिकारों के प्रति ज्यादा जागरूक होना। कर्तव्यों के प्रति कम है, कम। जबकि हमारा संविधान अधिकार और कर्तव्य दोनों की बात करता है। आज जो दुहाई दी जा रही है संविधान की, वो अधिकारों के लिए दी जा रही जी। है, कर्तव्यों की चर्चा कम हो हो गई है उसमें से। बहुत लेकिन अच्छा। कर्तव्यों की चर्चा विद्यालय से निकलेगी, हम्म। ऐसे मनीषी विद्वान जब अध्यापक होंगे तो नई पौध तैयार होगी। आज मेरे साथ हैं टाउन हॉल ब्रॉडकास्ट में डॉक्टर अंकित अग्रवाल, ऑर्थोपेडिक सर्जन, नी रिप्लेसमेंट, खास तौर से मैं कहूँगा माँ सरस्वती हॉस्पिटल में बैठते हैं। सर, ये जो चर्चा हमारे बीच चल रही है शिक्षा को लेके, आप ऑर्थोपेडिक्स डॉक्टर होने के नाते आप शिक्षा को कहाँ पाते हो? शिक्षित आदमी बीमारियों से कितना दूर रह सकता है, ये आप ज़्यादा अच्छा बता सकते हो। जी, जैसे कि प्रोफेसर साहब ने कहा, वकील साहब ने कहा, शिक्षा बहुत ही ज़रूरी है। और बेसिकली जैसे हमारे लिए खाना ज़रूरी है और पानी ज़रूरी है, ऐसे ही हमारे आने वाले समय के लिए, हमारे बड़े समय के लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है। अगर आप शिक्षा को स्वास्थ्य से जोड़ना चाहेंगे तो ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। रीज़न भी कि जब व्यक्ति शिक्षित होगा तो वो अपने लिए जागरूक होगा अपने स्वास्थ्य के लिए, अपनी केयर के लिए, अपने ऊपर ध्यान रखने के लिए। आज आप देखेंगे लोग बाग जो एक महामारी टाइप्स आती है, जैसे कि कोविड आया, या हर साल आप देखते होंगे डेंगू के पेशेंट्स आते हैं, बहुत सारे टाइफाइड के पेशेंट्स आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि अधिकतर एयरबोर्न डिसीजेज है जो गंदगी से पैदा हो रही है। तो लोगों में अगर शिक्षा ही नहीं होगी उसको साफ सुथराई रखने की, तो बीमारियां और फैलेंगी। तो शिक्षा तो बेसिक लेवल से एडवांस लेवल्स तक हमेशा ज़रूरी है। और मैं तो यही कहना चाहूँगा कि हर व्यक्ति को, हर माँ बाप को, इर्रिस्पेक्टिव वो किस लेवल पर है या किस हद तक बच्चों को शिक्षा दे सकते हैं, एक बेसिक नॉलेज देना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि उसमें एक सभ्य हो, उसमें एक वार्तालाप का तरीका हो, अपने बड़ों का सम्मान हो और अपने आप की कदर कर सके, केयर कर सके, गलत और सही को समझे। अगर वो शिक्षित नहीं होगा तो वो गलत से डरेगा नहीं और सही को समझेगा नहीं। शिक्षित व्यक्ति होगा तो वो सही भी करेगा और गलत करने से पहले सोचे। डॉक्टर साहब, आप मुझे ये बताइए, आप समाज से क्या अपील करना चाहते हैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन होने के नाते सभी माँ बाप से शिक्षा के लिए? मैं ये अपील करूंगा कि जो भी माँ बाप है, जैसे कि पहले तो आप देखते होंगे कि बच्चे काफ़ी सारे हुआ करते थे, तो माँ बाप कई बार ऐसा कर दिया करते थे कि 4 बच्चों में से 2 बच्चे पढ़े, 2 नहीं भी पढ़े तो कोई बात नहीं। अब बड़े प्रेशियस चाइल्ड हो रहे हैं, या तो 1 बच्चा या 2 बच्चे हैं, इससे ज़्यादा बच्चे ही नहीं है लोगों के पास। और उसमें भी लोग अगर ये सोच रहे हैं एक्स्ट्रा लाड़ प्यार में कि हम बच्चे को नहीं पढ़ाएं या हम बच्चों से छोड़ दें, कोई बात नहीं, हमारे पास पैसा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने ऊपर काम तभी कर सकता है जब वो शिक्षित है। तो शिक्षा आपका जल है, बेसिकली जीने के लिए जैसे जल चाहिए, ऐसे आपको आगे बढ़ने के लिए शिक्षा चाहिए। प्रिंसिपल साहब, आप मुझे इस्लामिया इंटर कॉलेज की 2 विशेषताएं, जैसा अभी चर्चा के दौरान पूर्व में आपने बताया, को एजुकेशन भी यहाँ पे होती है, तो इस स्कूल की 2 विशेषताएं जो आपको लगती है एज ए प्रिंसिपल? देखिए, मैं तो ये कहूँगा सबसे बड़ी विशेषता तो हमारी ये है कि आज शहर के बीच में इस विद्यालय के स्थापित होने के बाद, जहाँ लड़कियों में शिक्षा की कमी थी, समाज में तो थी, लेकिन लड़कियों में स्पेशली शिक्षा की कमी थी, वो शिक्षा की कमी दूर हुई है। इस विद्यालय की वजह से समाज की काफ़ी लड़कियाँ, कई हजारों लड़कियों ने शिक्षा प्राप्त की है, और आज जो शिक्षा वो प्राप्त कर रही हैं उससे उनकी आने वाली जनरेशन में सुधार कहीं न कहीं होगा। वकील साहब, आप मुझे एक बात बताइए, बड़े एनर्जेटिक आप मुझे लगते हैं। बच्चों को जब स्कूल जाते हुए आप सुबह के टाइम देखते हैं, कितनी एनर्जी आप उनसे लेते हैं, लोगों से क्या अपील करनी चाहेंगे उन बच्चों के लिए? बच्चों को हम कैसे देख सकते हैं, कैसे बच्चों से हम ऊर्जा ले सकते हैं जो बच्चे स्कूल जाते हैं सुबह के टाइम? देखिए, शिक्षा के प्रति आपका कितना दिलचस्पी है, शिक्षा को आप जीवन में कितना महत्वपूर्ण समझते हैं। अगर इस नजरिए से देखा जाए तो हम जब भी सुबह, अब मैं देखता हूँ मेरे घर के पास भी एक स्कूल है, तो बूढ़े बूढ़े लोग, बाबा दादी छोटे छोटे बच्चों को लेके आते हैं। तो 2 चीज़ें मुझे तो एनर्जी मिलती है, मुझे ये समझ भी आता है कि अब समाज तेजी के साथ बदल। हमारे बचपन में ऐसा नहीं था, लेकिन अब वो लोग जिनने अपने बेटे बेटियां नहीं पढ़ाए थे, लेकिन अपने
नेक्स्ट जनरेशन को लेके आते हैं बूढ़े बूढ़े लोग, उन्हें देख के बड़ी खुशी होती है और ये उम्मीद भी होती है कि अब तब्दीली की शुरुआत हो चुकी है। कहीं ना कहीं आपको मुस्कुराता भारत उनमें दिखाई देता है। मुस्कुराता भारत दिखता है। छोटे छोटे बच्चे जब स्कूल के लिए जा रहे होते हैं तो पूरी उम्मीद है कि अब भारत मुस्कुराने की तरफ बढ़ रहा है तेजी के साथ। वकील साहब, आप ग्रामीण जीवन से आते हैं, मुझे याद आया अभी इंटरव्यू के दौरान वो स्लेट, बुखड़िया, कुपट्टी, ये सब चीजें आपने कब देखी हैं? वो चुटिया, बच्चों की चुटिया, और चुटिया में वो रवन, वो कितना लोग भूल क्यों गए? क्यों भूल रहे हैं लोग उन सिद्धांतों को, उन हंसियों को, उन खुशियों को? ये आपने जो स्लोगन लिखा है इसमें, मुस्कुराता भारत, मेरा देश मेरे सब, भारत गांव में भी बसता है, गांव में भी नहीं बसता है बल्कि गांव में ही बसता है जी वो दौर बड़ा आनंद का होता है। जी। वहाँ अध्यापकों को कितने खुले अधिकार हुआ करते थे। माँ स्कूल में जाके अध्यापक से शिकायत करती थी, माँ साहब ये हमारा छोरा पढ़तो ना है, या तुम घर से झंडा जोली बना के लाओ। तो माँ साहब 2 बच्चे भेजते थे, खुद जाते थे डंडी हाथ में लेके, डंडा डोली करके लेकर हैं, और उस बच्चे के हाथ पैर पकड़वा के लटका के ऐसे स्कूल में लाते थे। लेकिन बच्चे माता पिता शिकायत नहीं करते थे, आज मुकदमेबाजी होती है। जी नहीं, अब खुद ही भेजने लगे माता पिता, जी है ना? जी। बच्चों को आज भेजने लगे। आज बच्चों को अधिकार सिखा रहे हैं हम, कर्तव्य का सिखा रहे हैं, उनकी ड्यूटी थोड़ी बता रहे हैं कोई। उनको अधिकार बताया जा रहा है कि आपको कोई टीचर डंडी मारे, थप्पड़ मारे, उंगली लगाए तो आप उसको जो है अदालत लेके जाइए, उस पर जुर्माना कराइए। तो पिटाई के बाद हम सब लोग पिट के सीखे, हम पे कई डंडियां टूट जाती थी। बहुत अच्छा। टीचर इतने, मेरे पिताजी खुद टीचर थे सर। बहुत मैं अच्छा। तो इसी स्कूल में पिटा हूँ। जी जी। मेरे पिताजी का एक मित्र थे मनोहर सिंह सोलंकी, वो मुझे एक्स्ट्रा पीटते थे। हाँ, मैं उनके प्रश्न का जवाब देता था, उसके बावजूद भी पीटते थे। बहुत बाद में अच्छा। मुझे पता लगता था मैंने क्यों मारा। मैंने घर बताइए कहा पिताजी से, मान के ऐसे ही पिटाए वो तो ऐसे ही पीटे वो। मेरे पिताजी भी टीचर। बहुत अच्छा। बड़ा आनंद का माहौल। बहुत अच्छा। डॉक्टर साहब, आप एक उस पीढ़ी से आते हैं कि आपने बुजुर्गों को भी देखा है और आपने बचपन को भी देखा है, नए भारत को भी देखा है। आप उस पीढ़ी से, जो बगी साहब अभी बात कर रहे थे, हम ग्रामीण जीवन की बात कर रहे थे, छोटे बच्चों की बात कर रहे थे। हमारे देश में नी रिप्लेसमेंट कभी एक सपना होता था, आज इतना देश बदल रहा है कि नी रिप्लेसमेंट हो रहे हैं, लोग चल रहे हैं, लोग गाड़ियां चला रहे हैं, लोग खेतों में काम कर रहे हैं। कहाँ दोनों चीजों में कहाँ समानता पाते हो आप? देखिए, ये एक साइंस है जिसने बहुत एडवांसमेंट किया है। पहले जिस हिसाब से पढ़ाई हुआ करती थी, पढ़ाई आगे नहीं होती, और पहले तो मैं कहता हूँ ज़्यादा डिटेल में होती थी, लेकिन एडवांसमेंट नहीं था, टेक्निक्स नहीं थी, जिसके थ्रू हमारे पास एक्स्ट्रा टूल्स नहीं हुआ करते थे उस काम को करने के लिए। आज जो एडवांस टेक्निक से काम हो रहा है, जैसे आपने नी रिप्लेसमेंट की बात करी कि जोड़ प्रत्यारोपण या घुटना बदली का ऑपरेशन कर पा रहे हैं सक्सेसफुल, वो एक एडवांस टेक्निक ही है जिसकी वजह से हम कर पा रहे हैं। और उस पर खरा उतरने के लिए फिर आपकी वही शिक्षा आती है। जी। तो शिक्षा ही होगी तभी आप आगे बढ़ पाओगे। किसी भी नए कार्य को सीखने के लिए आपको उसकी शिक्षा चाहिए, और अपना पहला कदम रखने के लिए आपको शिक्षा चाहिए। घुटना प्रत्यारोपण जब सफल होता है और पेशेंट जब खड़ा होता है, मुस्कुराता भारत कितना देखते हो आप उसमें? साहब, आप उस मरीज की सिर्फ आंखों में देखिए, आपको पूरा भारत दिख जाएगा। बहुत अच्छा वकील साहब, बहुत जल्दी मैं अपने सभी दर्शकों से कहना चाहूँगा कि मैं एक बार टाउन हॉल मीटिंग इसी इस्लामिया इंटर कॉलेज में एक नए विषय के साथ लाऊंगा। जैसे मेरी प्रिंसिपल साहब से चर्चा हुई पूर्व में, एक केवल शिक्षा पे मैं एक और इंटरव्यू करूंगा 1 या 2 महीने बाद। मेरे डायरेक्टर मेरे साथ है ऋषि गौड़, वो आप सभी लोगों को एक कैलेंडर देना चाहेंगे जो हमने छपवाया हुआ है, मुस्कुराता भारत। आप सभी लोगों ने मुझे समय दिया है, इसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया। और आप सभी लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि मुस्कुराता भारत में जो आप अपना योगदान दे सकते हैं, और एक साथ मेरे साथ बोलें, भारत माता की जय।